सो नेक्स्ट टॉपिक है राउल्स लॉ। देखते हैं। राउल्स लॉ में है कि सपोज हमने एक कंटेनर में से क्लोज कंटेनर, तो एक क्लोज कंटेनर में हमने लिक्विड लिया, दो लिक्विड, टू डिफरेंट लिक्विड्स हैं, लेट इट इज ए एंड बी। एंड इस बार खास चीज ये है कि दो के दोनों वोलेटाइल हैं, मीन्स ए बी दोनों वोलेटाइल लिक्विड हैं और दोनों का हमने यहां पे सॉल्यूशन लिया है। तो हम यहां पे राउल्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं किस चीज के लिए? एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसके दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वोलेटाइल अगर कंपोनेंट होगा इसका मतलब है कि दे आर कैपेबल टू फॉर्म वेपर अंडर गिवन सर्कमस्टांस। गिवन सर्कमस्टांस मतलब कि जो टेम्परेचर वगैरह सारी चीजें फिक्स होनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि एक गिवन टेम्परेचर पे यहां पे देखा कि यहां जो टोटल वेपर बनी हुई है इक्विलिब्रियम स्टेज में, ये तो इस वेपर के बारे में जो भी लॉज आए दैट वाज व्हाट? राउल्स लॉ। तो पहले ओवरव्यू देखते टॉपिक का है क्या कि राउल्ट ने बोला कि हमें एक सॉल्यूशन लेना है, सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी, दे आर वोलेटाइल। तो इन्होंने क्या किया, एक वोलेटाइल, दो वोलेटाइल कंपोनेंट के सॉल्यूशन लिया और दोनों के थ्रू चूंकि वेपर बनेगी तो हमें जो टोटल वेपर यहां बनी होगी, टोटल वेपर के लिए हमें फॉर्मूला बनाना है। यहां पे कुछ चीजें समझते हैं। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है यहां। क्या कॉन्सेप्ट है कि अब मान लो जैसे ए का कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा इन द सेंस, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे सॉल्यूशन सपोज 5 लीटर है। अब 5 लीटर सॉल्यूशन में मान लो ए कंपोनेंट 4 लीटर है और बी कंपोनेंट ओनली 1 लीटर है, यानी ए का फ्रैक्शन ज्यादा हुआ। ए का फ्रैक्शन ज्यादा है तो डेफिनेटली इस वाले वेपर में ए का फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और बी का फ्रैक्शन यहां कम है तो यहां बी का फ्रैक्शन कम होगा। आपने फ्रैक्शन को पढ़ा होगा, हम मोल फ्रैक्शन में डील करते थे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पे आ रहा है कि यहां जो वेपर बनी होगी, इस वेपर का जब आप कंपोनेंट देखोगे तो वो उतना ही होगा ऑलमोस्ट जितना इनका कंट्रीब्यूशन यहां सॉल्यूशन में होगा। आई रिपीट, जैसे मान लो कि ये सॉल्यूशन सेगमेंट है, इस सॉल्यूशन में अगर ए का कंपोनेंट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए का कंपोनेंट ज्यादा है तो ए का यहाँ पे वेपर भी ज्यादा बनेगी, बी का कंपोनेंट यहाँ कम है तो बी की प्रेशर भी यहाँ कम बनेगी। तो इसी के लिए एक लॉ दिया राउल्ट ने, वो ये दिया कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Xi1। ये क्या है? P1 के लिए देखते हैं। P1 है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1। ये स्टेटमेंट पहले देखिए कि P1 क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, किसी एक कंपोनेंट का वो पार्शियल वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? Xi1। Xi क्या था? मोल फ्रैक्शन। तो मतलब सिंपल सी बात है कि जिसका यहाँ पे कंपोनेंट ज्यादा हुआ उसका यहाँ पे वेपर ज्यादा होगा।
अब हमें क्या करना है, इस प्रोपोर्शनल साइन को इक्वेट करने के लिए हमें एक कांस्टेंट चाहिए। वो कांस्टेंट क्या है जरा वो देखते हैं। तो पहले इसी को, इसको, ये लॉ हो गया आपका राउल्स लॉ, इसको स्टेटमेंट में बोलना सीखिए। स्टेटमेंट पे क्या बनेगा ये कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे गिवन टेम्परेचर बोलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप टेम्परेचर यहां बढ़ा दोगे तो यहां वेपर चेंज हो जाएगी, तो इसलिए पहले टेम्परेचर को फिक्स करना जरूरी है। तो स्टेटमेंट ये बनेगा कि एट ए गिवन टेम्परेचर किसी भी सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, उसके मोल फ्रैक्शन से। आई रिपीट, एट ए गिवन टेम्परेचर mole fraction partial vapor pressure of a component is directly proportional to its mole fraction। ये हो गया। अभी अगर इसी को इक्वेट करें तो इक्वेट करने के लिए क्या चाहिए, एक और सिचुएशन लेते हैं। सपोज जैसे यहां पे दो कंपोनेंट में, अब यहां पे दोनों को मिला के हमने सोल्यूशन बनाया था, यहां इंडिविजुअली लेते हैं सिर्फ कंपोनेंट ए, यहां पे सिर्फ कंपोनेंट ए है। अब ए क्लोज कंटेनर में रखा हुआ तो इसकी भी वेपर बनेगी। ये जो वेपर बनेगी इसको बोला गया पी नॉट। तो पी नॉट क्या है? पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट व्हेन इट इज अलोन। आई रिपीट, P1 क्या होता है? P1 तब अज्यूम करेंगे P1 हो, P2 हो, ये टर्म सॉल्यूशन में मेजर किया गया। जैसे यहां पे दो लोगों को मिला दिए तो किसी एक का जो प्रेशर बना वो P1 हो गया, दूसरे का जो बना वो P2 हो गया। जबकि यहां P0 अगर हम अज्यूम करते हैं तो P0 क्या है? P0 होता है कि उसी कंपोनेंट को जब इंडिविजुअली किसी क्लोज कंटेनर में रखो तो वो कितना वेपर प्रेशर बनाएगा, दैट इज P0। इसी कांस्टेंट को हम ले आके यहां पे ले आएंगे। तो ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P0 और Xi1। ये हो गया हमारा रिलेशन यहां से। तो अब अगर यहां पे 1 चल रहा था तो यहां पे सेग्रीगेट करने के लिए यहां पे 1 ले लिया। अब इसी के लिए हम 2 के लिए भी अगर लिखते हैं तो 2 के लिए सेम स्टेटमेंट क्या बनेगा, यहां पे हो जाएगा तो P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Xi2 एंड P2 इज इक्वल टू क्या होगा, P02 और Xi2। ये हो गया। अब ये P1 P2 ही मिलके क्या बना रहे थे, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर किसको बोला जा रहा है? जैसे मान लो कि ये A और B का वोलेटाइल सॉल्यूशन है, volatile solution of A and B, मतलब A और B दोनों यहाँ पे volatile है। तो ये जो प्रेशर यहाँ पे बन रही थी, ये प्रेशर, this pressure is let P total किसके थ्रू बनी, दोनों के थ्रू, P1 भी है P2 भी है। तो this P total is equal to P1 and P2 both। तो इसी को आप फॉर्मुलेट कर दो तो ये हो गया P total is equal to P1 plus P2। यहां से हो गया P, इधर लिख लेते हैं, P total is equal to P1 की वैल्यू लिख लेते हैं। P1 की वैल्यू क्या होगी, P0 x Xi1, P0 1 Xi1 प्लस P2 की क्या हो जाएगी, P0 2 Xi2। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन टोटल प्रेशर के लिए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, जहां पे दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो, बी श्योर। आई रिपीट, दिस इज द टोटल प्रेशर फ्रॉम राउल्स लॉ, जबकि दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो तब दोनों वेपर प्रेशर बनाएंगे, दोनों का ये फॉर्मूला आ रहा होगा। इसी का एक स्पेशल केस है, वो जरा देखते हैं। अच्छा, यहां से अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो
ग्राफ कैसे बनेगा? मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर का अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ये हो जाएगा लाइक दिस। किस तरीके से? जैसे जैसे किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। आई रिपीट, जैसे मान लो कि ये कंटेनर लिया, अब किसी का मोल फ्रैक्शन सपोज बढ़ते जा रहा है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे ए और बी दो चीजें यहां पे हैं, ये अब ए मान लो 90% है और बी सपोज 10% है। ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो वेपर बनेगी उस वेपर में भी ए का कंपोनेंट वहां पे ज्यादा होगा। ठीक, यही यहाँ पे है कि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जहां जितना यहाँ वेपर प्रेशर उतनी ही बनेगी जितना इसका मोल फ्रैक्शन होगा। ये ग्राफ भी लर्न करके रखेंगे। इसी का एक स्पेशल केस लेते हैं। टोटल प्रेशर व्हेन वन कंपोनेंट इज नॉन वोलाटाइल। बी श्योर, एक कंपोनेंट आपने नॉन वोलाटाइल कर दिया। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या हो गया? वो वेपराइज नहीं होगा। वेपराइज नहीं होगा तो उसकी वेपर नहीं बनेगी। अब वेपर नहीं बनेगी तो ये टर्म पूरा पूरा वहां से आउट हो जाएगा। तो ये सपोज सॉल्वेंट के लिए और ये सॉल्यूट के लिए है, तो यहां पे मेंशन कर देते हैं लेट xi1 इज फॉर सॉल्वेंट, xi2 फॉर सॉल्यूट। अब यहां से देखो टोटल प्रेशर हमें फाइंड करना है कब? जब यहां पे एक कंपोनेंट आपका नॉन वोलेटाइल हो। अब जब नॉन वोलेटाइल होगा तो उसकी प्रेशर बनेगी, तो इस टर्म को आपको यहां से गायब कर देना है। तो इस केस में P टोटल इज इक्वल टू क्या बनेगा? P01 और xi1। ये फॉर्मूला हो गया। एंड केयरफुली देखो तो कहीं ना कहीं यही हमारा क्या हुआ करता था? P1 हुआ करता था। ये हो गया। अब इसमें हमें और क्या चीजें फाइंड करनी है वो देखते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? चीज और कि सपोज यहां पे वाटर है और शुगर है एंड लेट इट इज ओनली वाटर। अब यहां पे जो वेपर बन रही होगी और यहां पे जो वेपर बन रही होगी दोनों के अमाउंट में डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये वेपर प्रेशर किसका बनेगा? प्योर सॉल्वेंट का बनेगा और ये वेपर किसका बनेगा? सॉल्यूशन का बनेगा। आपने पढ़ा होगा कि वेपर प्रेशर किसका? प्योर सॉल्वेंट का हमेशा ज्यादा होता है किससे? सॉल्यूशन से। अभी हमें उसी स्टेटमेंट को यहां पे लेना है। तो हमें ये पढ़ना है कि P0 क्या हुआ करता था आपका? वेपर प्रेशर कौन सी सिचुएशन में? जब ये प्योर सॉल्वेंट था और यहां पे उसका सॉल्यूशन बन गया है तो डेफिनेटली ये कम होगा। तो हमें फाइंड करना है कि डेल P कितना हुआ। डेल P मतलब चेंज। किसका चेंज? मान लो प्योर वाटर था तो यहां पे वेपर कितनी बनी? मान लो सपोज 100 बनी और यहां पे सॉल्यूशन आ गया तो लेट 80 बना। हमें क्या फाइंड करना? चेंज। कैसे फाइंड कर सकते हैं? दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। तो ये क्या होगा? आपने पढ़ा होगा, इसी को हम क्या बोलते थे? P0। और ये क्या हो गया? P। तो डेल P इज इक्वल टू क्या होगा? P0 माइनस P1। अब यहां पे क्या हुआ? P0 को आप P0 ही रहने दो, P1 की वैल्यू डाल दो। तो P0 क्या हो गया? P0 xi1 ये हो गया।
यहां से पी नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो पी नॉट कॉमन लिया तो ये हो गया 1 माइनस xi1। ये क्लियर। अब इसमें क्या करना है आपको कि इसी एक्सप्रेशन को ऊपर ले आते हैं। डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट 1 माइनस xi1, पी नॉट को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको चेंज कर देते हैं। तो आपने पढ़ा होगा xi1 प्लस xi2 इज इक्वल टू 1, तो अब यहां से हो जाएगा 1 माइनस xi1 इज इक्वल टू xi2। तो ये दिस 1 माइनस xi1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय लेट xi2। तो ये हो गया डेल p इज इक्वल टू p नॉट xi2। ये हुआ। अब आपको क्या करना है, इस क्वांटिटी को इधर भेज दो, तो ये हो गया डेल p अपॉन p नॉट इज इक्वल टू xi2। अब डेल p की देखो वैल्यू यहां पे आपको दिख रही है, डेल p क्या है, p नॉट माइनस p1। तो ये रिप्लेस कर दो डेल p की जगह पे, तो ये हो जाएगा p नॉट माइनस p1 अपॉन p नॉट इज इक्वल टू xi2। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिलेशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इससे न्यूमेरिकल आपको डेफिनेटली मिलेंगे। अब यहां पे हो क्या रहा है, जरा इसको स्टेटमेंट में लाने की कोशिश करते हैं। P नॉट में से P को माइनस किया, तो ये क्या बता रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे? P नॉट किसका था, प्योर सॉल्वेंट का, जैसे वो 100 था शुरू में, और ये क्या हो गया था 80, तो 100 में से 80 किया तो उन्हें पता क्या कितने की कमी हुई, कमी इज द लोअरिंग। तो ये स्टेटमेंट जो न्यूमरेटर आपको दिख रहा है, न्यूमरेटर क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये किसी के कंपैरिजन में देख रहे हो तो रिलेटिव लोअरिंग हो गया। तो जो आपका लेफ्ट हैंड यहां पे दिख रहा है एक्सप्रेशन का, दिस इज नथिंग बट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये लेफ्ट हैंड हो गया। राइट हैंड ये क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बी श्योर। अब इसी को आप पूरे स्टेटमेंट को अगर बोलते हो तो वो हो जाएगा राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल हो। स्टेटमेंट पहले समझो, लेफ्ट हैंड को क्या बोलेंगे, कि पूरा एक्सप्रेशन क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। आई रिपीट, ये टर्म क्या हुआ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी को शॉर्ट में लिखा जाएगा RLVP। तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, इट इज नथिंग बट द राउल्स लॉ, बट बी श्योर ये स्पेशल कंडीशन है ऐसे सॉल्यूशन की जिसमें एक कंपोनेंट क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो। इसी को और मैनिपुलेट करते हैं। ये हो जाएगा P नॉट माइनस P डिवाइड बाई P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा N2 बाई N1 प्लस N2। ये हो गया। अब इसमें और मैनिपुलेशन कर लेते हैं। इसमें फर्दर मैनिपुलेशन क्या होगा कि दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा तो यहां के इस एक्सप्रेशन से क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कि दिस N1 प्लस N2 विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू N1। ये कैसे अज्यूम किया, अगर ये बहुत डाइल्यूट है तो ये मान लो N1 सपोज एग्जांपल के लिए ये सपोज 98 है और ये 2 है, तो 98 प्लस 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको अवॉइड कर दो इस टर्म को। तो ये जैसे ये 98 है, ये 2 है, इसको अगर अवॉइड कर दे तो दैट इज समवेयर इक्वल टू 98। तो हमने ये अज्यूम किया कि N1 और N2 में से हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म को अवॉइड कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट N1। ये यहाँ पे आप रिप्लेस कर लो, ये हो जाएगा P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N2 बाई N1 और N इज नथिंग बट द मोल। चेंज कर लेते हैं तो ये P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू, मोल इज इक्वल टू गिवन मास
by molecular mass, whole divide by given mass, 2 2 1 1। ये आप मैनिपुलेट कर लो तो ये हो जाएगा P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा W2 अपॉन M2 इनटू M1 बाई W1। ये मिल गया आपको फाइनल रिलेशन, जिससे आप न्यूमेरिकल बनाओगे। आप यहाँ पे भी मैनिपुलेट कर लो इसी को, यही चीज आपको यहाँ पे मिली। तो ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जेई हो या पीएमटी हो, नीट हो, बोर्ड हो, अगर राउल्स लॉ से क्वेश्चन आया तो मोस्टली चांसेस है कि वो इसी लॉ पे बेस्ड रहेगा, सॉरी इस फॉर्मूले पे बेस्ड रहेगा। इट वाज ऑल अबाउट राउल्स लॉ। अगर इसको प्रिसाइज करें तो देखते हैं क्या क्या आपने पढ़ा इसमें। दो चीजों के लिए राउल्स लॉ आप पढ़ रहे थे। एक आप देख रहे हैं राउल्स लॉ में आपने दो चीजों के लिए पढ़ा। पहला किसके लिए? सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये किसके लिए था? व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। यहां पे व्हेन वन कंपोनेंट इज नॉन वोलेटाइल। डिफरेंस क्या हो रहा है कि यहां पे फॉर्मूला जो बनता था P टोटल, वो कैसे बनता था? P01 Xi1 प्लस P02 Xi2। यहां पे सिर्फ एक फॉर्मूला था। अभी इधर आ जाओ, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल सिंपल कई बार समझाया कि उसका वेपर नहीं बनेगा, वेपर ही नहीं बना तो ये P नॉट वहां से गायब हो गया। टर्म को गायब करो, अब ये गायब कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? P टोटल इज इक्वल टू क्या हो गया? P01 Xi1, और यही हमारा P1 हुआ करता था। तो ये P1 इज इक्वल टू, यहां पे आप रिप्लेस कर दो, लेट इट इज P1। फिर हमने यहां क्या निकाला था? del P, एंड del P was P नॉट माइनस P1। फर्दर हमने मैनिपुलेट करके इसका जो फाइनल फॉर्मूला आया था जरा वो लिख देते हैं। इट इज P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू W बाई M इनटू M बाई W। ये यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 1 1। ये दो फॉर्मूले थे। ये पूरा लेक्चर का समरी हो गया। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहां इन्होंने दिया हुआ है मोलार मास 40 which should be dissolved in 114 gram octane
to reduce its vapor pressure to 80%। अब यहाँ पे देखिए क्लू, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्लू खोजिए कि किन किन क्लू के थ्रू हम प्रोसीड कर पाएंगे। पहला तो हो गया आपको नॉन वोलेटाइल, एक क्लू था। नॉन वोलेटाइल जैसे ही आ गया तो यहाँ पे क्लिक कर जाना चाहिए आपको कि जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, P नॉट माइनस P डिवाइड बाई P नॉट इज इक्वल टू जो लगाते थे। अब यहाँ पे क्या हो गया, मास आपसे गायब हो गया है। किसका मास गायब हो गया, सॉल्यूट का। मॉलिक्यूलर मास गिवन है which should be dissolved in 114 ग्राम, मतलब ये W मिल गया, ऑक्टेन बोला तो उसका मॉलिक्यूलर मास मिल गया, ये हो गया। अभी टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, तो आप डेटा पहले देखो। फॉर्मूला यूज करना है आपको, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू W बाई M इंटू M बाई W। ये यहाँ पे 2 2 कर लो, यहाँ पे 1 1 कर लो। अब यहाँ पे जरा वैल्यूज देखते हैं, तो वैल्यू आप करेक्ट करोगे तो कैलकुलेट द मास, यानी W2 आपका अननोन हो गया, M2 इट इज गिवन 40, M1 मॉलिक्यूलर मास, ऑक्टेन का अगर आप फाइंड करोगे तो ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ऑक्टेन इट इज C8, तो ये हो गया 114। इट इज ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, M1 इट इज 114 and W1 अगेन इट इज 114। देखो राइट हैंड के सारे डेटा आ चुके हैं, लेफ्ट हैंड में अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे परसेंटेज में डील कर लो। आप इसको कितना रख लो, 100 रख लो, और इट्स वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 80%, तो यहाँ पे 80% रिड्यूस करके वैल्यू डाल दो। तो अगर आप वैल्यू डाल रहे होगे तो यहाँ पे कितना रखोगे, अगर 100 तो यहाँ पे क्या करेंगे 80% रिड्यूस करके कर लेंगे, एंड फिर क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, और ये आप इजीली फाइंड कर सकते हो। एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं हम, आप मैच कर लीजिएगा अपना। परसेंटेज डेटा आई होप डील करना आ गया होगा, स्टिल मैं परसेंट वैल्यू लिख दे रहा हूं। ये हो जाएगा 100, सपोज इसको लिया और वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया 80 पे, तो आप इसको 80 अज्यूम कर लो। यहां पे 100 ये रख लिया इज इक्वल टू, इधर के सारे डेटा क्लियर है, W आपका बस ये गायब था, X हो गया डिवाइड बाई 40 इंटू 114 डिवाइड बाई 114। बस आप इसको सॉल्व कर लोगे, X की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर is 17.535 mmHg, mm of Hg। अब यहां पे देखो डेटा आपको, जब भी आप न्यूमेरिकल में क्यों फंसते हैं, बिकॉज वहां पे आपको डेटा एनालिसिस करना नहीं आता है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बोला तो वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया, मतलब ये P नॉट की वैल्यू होगी, तो ये इमीडिएट आपको देख गया कि हाँ भाई P नॉट हमारे पास आ रहा है।
तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज दिस वन mm of hd। फिर बोल रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, कैलकुलेट द वेपर pressure of water when 25 gram of glucose is dissolved in 450 gram ऑफ वाटर। अब बस डेटा निकालना सीख लो, क्वेश्चन तो कोई भी बन जाएगा। तो डेटा देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड कर रहे होंगे। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, तो ये हो गया P नॉट कितना बना 17.535। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अभी ये सिर्फ वाटर का नहीं पूछ रहा है, वाटर में कोई चीज ऐड हो गई है, तब ये वाटर नहीं रहा, तब ये सोल्यूशन हो जाएगा। अनलेटेड इज व्हाट P1। तो P1 आपका अननोन हो गया, ये आपसे पूछा गया था। बाकी का डेटा देखो, डिसॉल्व किसको कर रहे हैं, ग्लूकोज को। ये यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन है, दोनों आपको दिखनी चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन, ये अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हुआ, अमाउंट मतलब गिवन मास, तो ये हो गया W2 इट इज 25। यहां पे लिख लेता है इसको W2 25, और इसका जैसे ग्लूकोज सब्सटेंस बोला, मॉलिक्यूलर मास क्लियर, तो मॉलिक्यूलर मास M2 कितना हो गया 180। किसमें घोल रहे थे, पानी में, तो वाटर का आपका हो गया अमाउंट देखो गिवन है, तो W1 कितना हो गया 450 और मॉलिक्यूलर मास हो गया 80। अब ये दिख रहा होगा सारा डेटा आपको गिवन है, बस आप फॉर्मूले में रखो, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, इट इज P naught minus P1 divided by P naught is equal to W by M into M by W। यहाँ पे 2 करना है, यहाँ पे 1 करना है। ये था फॉर्मूला यूज्ड, ये था डेटा आपका, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। क्या देखना था यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। जब वाटर बोला इट वाज प्योर मींस लेट P naught। फिर जैसे हमें पूछा कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर का नहीं पूछ रहा है, वाटर में कोई चीज डिसॉल्व हो गई है, मतलब वो सोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। ये हो गया, बाकी यहां से डेटा आपने कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, at 25 degree the saturated vapor pressure of water is 3.165 किलो पास्कल यूनिट हो गया। Find saturated vapor pressure. Find saturated vapor pressure of 5% aqueous solution. Aqueous solution मतलब वाटर में प्रिपेयर किया गया होगा किसी भी चीज को डिसॉल्व करके। 5% aqueous solution of urea at same temperature
सेम टेम्परेचर। मोलार मास आपको यूरिया का कितना रहता है 60। अभी देखो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। फर्क क्या है कि ये इस बार हमें किस में दिया हुआ है, डेटा परसेंटेज में दिया हुआ। तो हमें डेटा हैंडलिंग सीखना है बस कि ये परसेंटेज को हम डील कैसे करेंगे। बाकी सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी क्लियर है। कैसे, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर का था तो ये कितना हो गया P नॉट कितना 3.165। फाइंड सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का पूछा था, यानी P1 आपसे पूछा जा रहा है। अब बाकी का डेटा आपको चाहिए था तो देखते चलते हैं। यहाँ पे 5% या 5% एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, कई बार आपको बताया गया कि मींस 5 ग्राम, ये 5% एक्वस सॉल्यूशन का क्या इंटरप्रिटेशन आएगा, ये कि 5 ग्राम ऑफ यूरिया इज dissolved in 100 gram of solution. I repeat, 5% एक्वस सोल्यूशन था। इसका सेंस क्या हुआ कि 5 ग्राम ऑफ यूरिया, क्यों यूरिया को डिसॉल्व करते, 5 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यहां से आप डेटा निकालना शुरू करो। तो डेटा हो जाएगा आपका कि W2 5 ग्राम, M2 मॉलिक्यूलर मास 60, W1 मतलब सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट कितना था 100 ग्राम में, ये 5 ग्राम डिसॉल्व्ड था। तो 100 ग्राम में जब ये 5 ग्राम डिसॉल्व था तो माइनस कर दो तो आपका सॉल्वेंट बचेगा। तो ये सॉल्वेंट अगर हम फाइंड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से 5 गया तो ये इट इज 95 एंड M1 इट इज वाटर का 18। तो इस तरीके से डेटा पुट कर देंगे एंड वहां पे आप फाइंड कर सकते हो। तो ये था आपका पूरा डेटा जिसको फॉर्मूले में पुट करना था। एक क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम of non-volatile solute exactly in 90 gram of water. 90 gram of water has vapor pressure of 2.8 kilopascal. Further, 18 gram of water is then added to the solution
and vapor pressure becomes 2.9 किलो पास्कल। ये हो गया। अभी यहां पे दो क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि अभी देखो, कोई जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन मेंशन किया जाए, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप यहीं से फाइंड कर सकते हैं कि वो क्या क्या पूछ सकते हैं। देखते जाओ। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अमाउंट दे दिया, यानी मॉलिक्यूलर। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नाम नहीं लिया उसका, ग्लूकोज है कि यूरिया है कि क्या है पता ही नहीं है। तो डेफिनेटली यहां से जैसे ही ये चीज अगर आप ध्यान से देखो तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो डेफिनेटली मोलार मास के पूछेगा, और यही क्वेश्चन था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि मोलार मास ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड करना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि a solution containing 30 ग्राम of non-volatile solute exactly in इतने में डिसॉल्व किया गया has vapor pressure 2.8। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और यहाँ भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया, तो दोनों जगह सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो दे दिया। बट आप अगर फॉर्मूले को यूज करना सीखो तो केयरफुली आप देखोगे तो ये क्या होता है फॉर्मूला, कि फॉर्मूला क्या था, P नॉट माइनस P1 अपॉन P नॉट इज इक्वल टू W बाई M इंटू M बाई W, यहाँ 2 यहाँ पे 1 अभी केयरफुली देखो, हमें क्वेश्चन में बार बार P1 दे रहा है, P1 इज द 2.8, P1 इज द 2.9, यानी P नॉट गायब है। P नॉट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये भी क्वेश्चन का पार्ट है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये दूसरा क्वेश्चन था। तो आप कोई जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आपसे मेंशन करें तभी आपको समझ में आए, आप सिर्फ क्वेश्चन रीड करके इमेजिन कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे डील करना सीखे, डेटा पुट करना सीखे, आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या दिया, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम, इसमें डेटा रखते जाते हैं। P नॉट को आप x मान लो, तो ये हो जाएगा x अब माइनस कितना है 2.8 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू x किसको अज्यूम किया, P नॉट को, ये हो गया इज इक्वल टू W2, जिसको घोल रहे हैं, जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं, कितना था 30 ग्राम, 30 अपॉन मॉलिक्यूलर मास उसी का पता नहीं था तो ये m मान लिया, लेट इट इज m रहने दो, ठीक है, इनटू m1 किसमें बोल रहे हैं, पानी में, कितना हो गया 18 डिवाइड बाई कितना बोल रहे थे 90 ग्राम, ये हो गया एक इक्वेशन। अभी दूसरा सिचुएशन देखो, x अपॉन माइनस 2.9 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू, उसी 30 ग्राम को डिसॉल्व कर रहे थे, 30 डिवाइड बाई m इनटू, अभी देखो यहाँ एडिशनल, फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड, पहले कितना था 90 ग्राम, तो 90 ग्राम में अभी 18 और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 108, तो यहाँ पे डेटा हो जाएगा 18 अपॉन 108, ये हो गया। केयरफुली देखिएगा, फिर से क्वेश्चन था अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 30 ग्राम क्या हो गया, यहाँ पे देखो गिवन मास, उसी का मॉलिक्यूलर मास नहीं पता था तो m अज्यूम कर लिया, m को छोड़ दिया वहां पे। पहली सिचुएशन क्या थी, 90 ग्राम में डिसॉल्व किया था, तो 90 ग्राम ये देखो यहाँ पे है, 90 ग्राम में डिसॉल्व किया था, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना था वाटर का 18, वो इक्वेशन नंबर 1 बन गया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब दोनों इक्वेशन देखेंगे तो पावर 1 बने, लीनियर इक्वेशन हुआ इन 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल m है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, देन यू विल गेट योर आंसर। ओके